कभी कभी ये भी हम सोचने पे विवश हो जाते हैं और ये भी देखने को मिलता है कि क्या आज का समाज और आज की जो परिवेश है उसको देखते हुए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, अडॉप्ट क्या कर रहा है और क्या क्या नया नया कल्चर और नया सीख के आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक भी देखना जाए कि जो बिलीफ है, जो भरोसा अभी तक तो पड़ोसी या अन्य के ऊपर बहुत ही कम किया जाता है, अब यहाँ तक भी देखने को मिला है कि बच्चे भी अपने माता पिता के ऊपर भरोसा या विश्वास बहुत ही कम कर पाते हैं। अगर जो उनके ऊपर अगर जो सही तरीके से पूरा अगर जो फेथ अगर जो कोई भरोसा मेंटेन हो सके, तो जैसे कि लव मैरिज की जो प्रथा है या ऐसे इस तरीके की जो कस्टम है वो अडॉप्ट ना करनी पड़े। रीजन कुछ भी हो, वो रीजन पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज अवश्य कहना चाहेंगे कि जो समाज में जो अलग अलग तरीके से जो नया कल्चर नए तरीके से जो निकल के आ रहे हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज और ग्रुप मैरिज, इस तरीके के जो नए नए फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं, तो इसमें सोचने पर ये विवश कर देते हैं कि इस तरीके के जो अलग तरीके के जो कस्टम प्रिवेल हो रहे हैं, तो ये हमारे समाज में उत्पन्न तो हो रहे हैं, लेकिन ये समाज का जो एक नया मैसेज जाएगा, इस तथ्य पे एक हमारे जो व्यूअर है उनका जो प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न और लोगों के द्वारा भी पूछा गया है कई के बाद। आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि क्या, जैसा कि प्रश्न पूछा है कि क्या बिना शादी के क्या वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है कि या नहीं प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई भी मेल या फीमेल कोई भी पक्ष एक दूसरे से अगर जब वो शादी करते हैं और शादी करने के उपरांत ही वो हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं, और हमारे इंडियन लॉ में और सीआरपीसी सेक्शन की 125 में ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी पत्नी अगर जो वो किसी भी तरीके से अपने आप को मेंटेन करने के लिए असक्षम है, वो सही तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, जो भी उसका एक स्टैंडर्ड है, जो भी उसका एक लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कब किस स्थिति में क्या क्या कारण रहेंगे, क्या उसके ग्राउंड रहेंगे, किस स्थिति में मेंटेनेंस मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सारी वाइफ को जो भी उनका अलग अलग ग्राउंड हो, अलग अलग उनके फैक्ट हो, उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर बिना सुने ही कोर्ट उनको पास कर दे। तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले दोनों पक्षों को उनकी जो बात है वो अवश्य सुनती है। अब बहुत ही कम प्रतीत हो पाता है कि किसी भी फेवर में या किसी के डिसफेवर में अगर उसको बिना सुने हुए एक्स पार्टी तरीके से उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया हो। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति है वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है या वाइफ है अपने हस्बैंड के साथ सही तरीके से रह रही है और बिना किसी कारण के लिए ही जो अन्यथा रूप से है पति अपने पति को के घर को छोड़ के चली जाती है, जरूरी नहीं कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चली जाए, पत्नी उसके ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि वो अपनी मर्जी से ही अलग अलग फैक्ट में अलग अलग केस में अलग अलग क्रूरल्टी के ग्राउंड है कि क्या क्या अलग अलग तरीके अपना करके वाइफ को अपने घर से निकाला जा सकता है या निकाल भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पत्नी को क्या करना चाहिए, पहले तो सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको कि वो सच एंड सच पर्सन जो भी उसका हस्बैंड जिसके विरुद्ध उसने अपना मुकदमा फाइल किया है, तो उस स्थिति में उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ हो। किसी भी तरीके से अगर जो उसकी अनलीगली या इलीगली तरीके से कोई भी अगर जो उसकी वाइफ है वो वाइफ को उसको ट्रीट नहीं माना जाएगा। अगर जो ये प्रूफ कर ले जाती है कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, उसकी विवाहिता पत्नी है, तो उस स्थिति में अपने मेंटेनेंस का जो पिटिशन है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। और माननीय न्यायालय सबसे पहले पत्नी के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ये फैक्ट और ये तथ्य उस पर कंसिडर करती है कि जो आवेदिका है जिसने वो पिटिशन फाइल किया है वो क्या सच एंड सच पर्सन की वो लीगली वेडेड वाइफ है या नहीं है। अगर जो वो लीगली वेडेड वाइफ होती, सारे तथ्य और सारे कारण आपने अपने पिटिशन में मेंशन करके रखे हैं, तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो पाती है। क्या ये भी एक नया प्रश्न निकल के सामने आता है कि क्या जो महिला कमा रही है या कहीं से एम्प्लॉयड है या नहीं भी एम्प्लॉयड है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ है या उसके पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी जीविका चला सकती है, तो ये सर्वप्रथम उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसके पास कोई भी अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी आय का स्रोत नहीं है जिससे वो अपनी जीविका या जीवन यापन कर सके। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पत्नी अगर जो अपने तथ्य और अपने फैक्ट कंसीडर करती है, उसको कहीं से कोई रेमेडी या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है जिससे वो अपनी जीवन यापन कर
कई भी हो सकती, कहीं उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती जिसके आधार पर उसको इनकम जनरेट हो रही हो। जाहिर से तौर पे ये नहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि पति जब बाहर कहीं नौकरी करने जाए या काम करने जाए तभी उसको एम्प्लॉयड कहा जाएगा। एम्प्लॉयड उसको भी कहा जा सकता है कि जो भी कहीं ना कहीं से उसको आय का उसका जो साधन बना हुआ है, उसको इनकम जनरेट हो रही हो। इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है ये जरूरी नहीं है कि इनकम उसकी कहाँ से आ रही है। इसके अतिरिक्त से जो पत्नी है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष में गुड फेथ में यानी कि सद्भावना पूर्वक सारे जो काम है उसने किए हैं, किसी भी तरीके से किसी भी काम में उसने अवहेलना नहीं की है, कोई भी लापरवाही नहीं बरतती है, चाहे वो पत्नी धर्म का पालन करने में हो या उसका पति का कोई भी काम हो जो उसने करने के लिए कहा उसने मना किया हो या उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पति का अपना सारा काम करती है और उसके सारे बच्चों की देखभाल करती है, उसके माता पिता का भी देखभाल करती है और साथ में माता पिता का जो वृद्ध है उनकी दवाइयों का भी ख्याल करती है। यानी कि वो जो एक अच्छी पत्नी की तरफ से जो एक लक्षण जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण और सारे लक्षण उसके पास हैं और उसी तरीके से उसने अपने जो ससुराल में अपनी पत्नी धर्म का पालन करते हुए सभी के पूरा सद्भावना पूर्वक कार्य किया। लेकिन फिर भी पत्नी की या पति की किसी भी पक्ष को कोई गलती निकल के आती है, गलती किसकी निकल के ये जरूरी नहीं है कि जो गलती निकल के आई है और मतभेद उत्पन्न हुए हैं और मतभेद इतने ज्यादा उत्पन्न हो गए हैं कि मामला वो कोर्ट तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को ये बिलीफ दिलाना पड़ेगा, ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि उसका जो गुड कैरेक्टर है और उसका सद्भावना पूर्वक सारे कृत्य ससुराल में किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक या दुर्भावना पूर्वक जो पति है उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया या अब उसको अपने घर में नहीं रखना देना चाहते हैं या कोई भी ग्राउंड हो। और साथ में पत्नी को ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पत्नी है वो अपनी पति की विवाहिता पत्नी है और ऐसी स्थिति में वो किसी भी अन्य पुरुष के साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। और ये भी देखने को मिलता संबंध नहीं भी होता है तो पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसको गलत तरीके से यानी कि झूठे आरोप भी लगाते हैं कि उसका सच एंड सच पर्सन से उसका रिलेशन है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी का ये उसको बिलीफ दिलाना पड़ेगा, ये कोर्ट में भी प्रिज्यूम करना पड़ेगा या उसको शो करना पड़ेगा कि जो आपका पास एविडेंस अवेलेबल है। अगर एविडेंस नहीं भी अवेलेबल है तो ये हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो वाइफ का जो कैरेक्टर है या उसकी जो रिलेशन है वो अन्य व्यक्तियों के साथ है ये हस्बैंड प्रूफ करे कि अगर जो किसी के साथ अगर जो वो रह रही है या वो किसी के साथ अगर जो उसने रिलेशन बनाए हैं तो किस प्रकार बनाए हैं। तो ये सारे तथ्य और सारे फैक्ट माननीय न्यायालय के समक्ष ये हस्बैंड के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि कुछ तथ्य और पत्नी के ऊपर निर्भर करती है और जो उनके अगेंस्ट में कोई भी का जो फैक्ट अगर जो कोई तथ्य का जो सामने निकल के आता है तो ये हस्बैंड की ड्यूटी बनती है वो कोर्ट के सामने लेकर आए जिसके आधार कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सके। और ये भी आपको कंसीडर करना चाहिए और ये भी देखने को मिला है यहाँ तक कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी ये बार बार इंगित करके कहा हुआ है कि अगर जो पत्नी फिट है वो सही तरीके से सक्षम है और कोई भी काम कर सकती है, लेकिन पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अगर जो कोई काम नहीं करती है और सिर्फ में घर में रहती है और कोई भी अन्य किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं करती तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए उसको फिट नहीं माना जाएगा। और हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ये कई बार कहा गया है कि जरूरी नहीं कि पत्नी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले या तभी उसको कार्यवाही या कार्यरत पत्नी माना जाएगा। जरूरी तौर पे हमारे जो भारतीय समाज में कई तरीके से जो संस्थाएं चल रही हैं, जो उसमें योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि उसमें घर पे रह के भी उसको अपनी आय के साधन के तौर पे जो उसकी जीविका यापन हो सके उसके आधार पे भी कई साधन उपलब्ध हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार ये सजेशन दिया हुआ है अपने विभिन्न जजमेंट में और निर्णय में कि अगर जो पत्नी घर पे रह रही है, अगर जो घर पे केवल रहती है, कोई काम नहीं करती है तो इसके अतिरिक्त जो नए तरीके आते हैं सिलाई बुनाई या कढ़ाई इस तरीके से भी करके वो अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जो दुर्भावना पूर्वक ऐसा कोई कृत्य कोई अगर जो साधन अडॉप्ट नहीं करती है और पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए ये अननेसेसरी पति या उसके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए नए नए मुकदमे और नए नए जो उसमें इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है और ये साथ में ये भी वो एलिगेशन लगाती है। तो कोर्ट ने इस तरीके के एलिगेशन को कंसीडर नहीं किया और साथ में पत्नी को भी डायरेक्शन दिया है तो इस तरीके के जो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए और भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी एलिगेशन इस तरीके से लागू नहीं होना चाहिए। तो फिर भी अगर इस तरीके के जो एलिगेशन अगर जो लाते हैं
तो माननीय उच्च न्यायालय में आप पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ में अपने सारे तथ्य और सारे फैक्ट आपको माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय अगर जो आपके फैक्ट और आपके कारण को अगर जो सही मानती है और सत्य मानती है तो आपकी फेवर में ऑर्डर पास कर देगी, और जिससे कि आपको जो बेनिफिट आप लेने गए हैं वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और साथ में एक तथ्य और एक कंसीडर करना चाहिए, और कंसीडर किया है कई माननीय न्यायालयों ने, जिसमें ये देखा गया हुआ है कि माननीय न्यायालय कभी भी ये प्रयास उसका नहीं रहता, कभी नहीं करती है कि दोनों जो डिस्प्यूट है दोनों में जो भी डिस्प्यूट है उसको और आगे अगर ज़्यादा बढ़ाया जाए, और किसी भी तरीके से दोनों पक्ष अगर जो आपस में लड़ते रहे, अगर जो आपस में लड़ते रहेंगे जो तो सोसाइटी डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं जो उसका प्रभाव है माननीय न्यायालय के समक्ष उसको अवश्य देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी अगर जो ये तथ्य और ये फैक्ट अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष निकल के सामने आते हैं तो माननीय न्यायालय उस पर विचार करने के साथ जो नई गाइडलाइन है, वो जो नया प्रोसेस है, वो उसको लागू करती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो लॉ जो लेजिस्लेशन यानी कि जो विधानसभा या लोकसभा से जो पारित हो गया वो नहीं किया गया, क्योंकि समाज के परिदृश्य को देखते हुए जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो परिस्थितियों के आधार पर नया लॉ वो पास करती है। और ये सभी को मालूम है, संविधान में जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से, तो उसके जो अधीनस्थ न्यायालय है वो वैसा ही ऑर्डर उसको मानने के लिए वो बाध्य है। तो इस तरीके से तभी से कोई अगर जो तथ्य, कोई फैक्ट अगर जो आपकी जो विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं मानते हैं तो उसकी जो अपीलेट कोर्ट है, जो अपीलेट न्यायालय है, वो आपके फैक्ट को, आपकी बात को अवश्य सुनते हैं, और उसी के आधार पर अगर जो आदेश पारित हो जाता है तो वो आदेश आपके जो कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय है वो मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट को कंसीडर करते हुए कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर अवश्य पारित कर देती है। और आज का वीडियो यहीं तक ही है, इतना ही है, और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक पे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और साथ में शेयर करें, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।